हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 6 जुलाई 2021। आज देखेंगे हम कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी और करंट अफेयर्स में अदर मैगजीन के साथ साथ अदर आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की प्रीलिम की तैयारी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 6 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स की मैगजीन के साथ साथ पीआईबी और द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सी घटनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है होप अंतरिक्ष यान को लेकर। होप अंतरिक्ष यान हम इसे बाद में बताते हैं, पहले हम आपको बताएं कि होप प्रोब एक मिशन है जो कि मंगल मिशन है। किसका? सऊदी अरब का। ठीक है, अरब कंट्री का, जिसको हम मेंबर कहते हैं। सऊदी अरब कह रहा हूँ, संयुक्त अरब अमीरत का। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न से पूछता नहीं है। देखिए, स्पेस की फील्ड में मिशन पे यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, और ख़ासतौर पे दूसरे देशों के मिशन पे क्वेश्चन नहीं पूछती है। ज़्यादातर आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगी तो इंडिया के, और इंडिया में अगर 2021 की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा मिशन है बताइए। आपको अच्छे से पता होगा, इंडिया अपनी फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। ठीक है, तो वो मिशन सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपसे उसी मिशन पे क्वेश्चन पूछेगा। बाकी आपको कोई भी मिशन यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो हम उस मिशन को देखेंगे। ऑलरेडी हम आपको जब पढ़ाते हैं तो हम उस मिशन के बारे में, आपके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो होप अंतरिक्ष यान किसका है? ये संयुक्त अरब अमीरत का है। होप प्रोब क्या है? अरब दुनिया का पहला मंगल मिशन है जो कि इस चीज़ से आधारित है। तो हुआ यही है कि इस होप अंतरिक्ष यान ने मंगल की एक पिक्चर भेजी है जिसको देखकर दुनिया ने देखा है। ठीक है, और इसने जो पिक्चर ली है वो किस चीज़ की है? वो अरोरा की पिक्चर है। प्रश्न उठता है कि अरोरा क्या होता है और अरोरा बेसिलिस क्या होता है या अरोरा ऑस्टलिस क्या होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस चीज़ को बेसिक तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। अरोरा वास्तव में आकाश में एक प्रकाश दीप्ति होती है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका में देखा जाता है। अब आपसे सिंपल सा एक प्रश्न तो यही बनेगा कि अरोरा की जो घटनाएं हैं वो केवल और केवल आर्कटिक यानी कि ऊपर के रीजन में होती हैं, अंटार्कटिका में इसका अभाव मिलता है। तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये यहाँ पे भी होती है, नीचे भी होती हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो ये। प्रकाश दीप्ति का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का एक पुंज होता है। जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते हो ना कि हम रेनबो, आप पढ़ते हो इंद्रधनुष, तो बिल्कुल वैसी ही प्रकाश दीप्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। इसे ही हम ध्रुवी प्रकाश कहते हैं। ध्रुवी प्रकाश क्यों? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों जगह पे होता है। उत्तरी ध्रुव मतलब आर्कटिक, दक्षिणी ध्रुव मतलब अंटार्कटिका। ये बात अलग है कि दोनों ध्रुव जस्ट एग्जैक्ट एक ही जगह पे नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी टिल्ट होती है तो इसलिए थोड़ा अलग दिशा में होते हैं। ठीक है, तो आप ये बातें समझ गए। चलिए, अगली बात है कि आमतौर पर ये उच्च उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पर घटित होते हैं। बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश का क्या मतलब है। आप देखते होंगे कि ऐसी आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में ये आपकी भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर आपकी कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा होती है। ठीक है, जब भूमध्य रेखा को हम शून्य मानते हैं, शून्य को हम कहते हैं निम्न अक्षांश यानी कि सबसे कम, जीरो। इसी से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो इसको हम कहते रहते हैं उच्च अक्षांश, और यहाँ से जब नीचे की ओर जाते हैं तो भी हम कहते हैं उच्च अक्षांश। ठीक है, आप एक बार ऐसे समझिए 3D मैपिंग के जरिए, जैसे ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी को हम आपको करके दिखाते हैं बिल्कुल वैसा ही जैसा आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे, एक मिनट, शायद अगर, हाँ, अब आपको देखिए हम आप यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, ये चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इक्वेटर आपको दिखाई पड़ रही, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपको नीचे जो आपको ये मिलेगी ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा। सिंपल सी बात है, कोई अगर आपको ये ना याद रहे कि कर्क ऊपर होती है कि मकर ऊपर होती है, तो ऐसे याद करिए, कैंसर से आदमी कहाँ जाता है? ऊपर जाता है ना, यमलोक। तो कैंसर कहाँ होगी? ऊपर होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम जूम करते हैं तो आप ये देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखा रहा, ये इक्वेटर दिखा रहा, और ये आपके दिखा रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ये क्या कर रही है? ये नीचे को बढ़ रही है ना। आप देखो यहाँ पे 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 50 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और ये देखो अंटार्कटिका सर्किल आपको दिखा रही है।
ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से मिल जा रही है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ऊपर देखिए ये 0 है आपका, फिर 0 से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80 और ऊपर 90, ये भी मिल गई। यानी कि टॉप लेवल सबसे ज़्यादा उच्च अक्षांश कहाँ है? आर्कटिक में। सबसे ज़्यादा उच्च अक्षांश कहाँ पे है? नीचे आपका अंटार्कटिका में। क्लियर? तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका अंटार्कटिका, ऊपर आपका आर्कटिक। क्लियर? हो सकता है शायद आपने ऐसा कभी डायग्राम में ना देखा हो। क्लियर? तो आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए, इतनी बातें आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। चलिए, ये जब हो गया तो नेक्स्ट इसमें आता है कि अक्षांशों पर कम पाए जाते हैं और कभी कभी भूमध्य रेखा पर भी पाए जाते हैं। यानी कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आमतौर पर ये उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, मध्य अक्षांश पर इनकी उपस्थिति काफ़ी कम होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर भी पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और फंसा देगा, क्या कि अरोरा की जो घटनाएं हैं ये केवल उच्च अक्षांशों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में होती हैं, ये मध्य अक्षांशों में अनुपस्थिति होते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, अनुपस्थित नहीं होते हैं, कम पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा चीज आपको क्वेश्चन में अगर ये दे दे कि भूमध्य रेखा में ये पूरी तरह से अनुपस्थित रहते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते, तो आप कहेंगे नहीं साहब, भूमध्य रेखा में भी देखने को मिलते हैं। यानी कि वैसे देखने को तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो घटनाएं घटित होती हैं वो उच्च अक्षांशों में होती हैं। इतनी बातें समझ के, कई प्रकार के रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, 7 रंग आपको अच्छे से पता है, तो उन्हीं में से कोई ना कोई रंग होता है। अरोरा केवल पृथ्वी पर ही नहीं मिलता। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि क्या ये केवल अर्थ पे ही मिलता है, तो नहीं, अर्थ के साथ साथ अदर इन्वायरमेंट जो कि हमारी पृथ्वी से रिलेटेड ही प्लैनेट होते हैं वहां पर भी मिलता है। यानी कि किसी ग्रह में अगर वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तो संभवतः वहां पर भी ये उपस्थित आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल क्या अर्थ पे मिलते हैं, नहीं, ये केवल अर्थ में नहीं मिलते हैं, ये सब जगह पे मिलते हैं। अब आप एक बात बताइए, ईमानदारी से बताना, आप में से जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा, अरोरा की घटना जरूर पढ़ी होगी, लेकिन क्या इतने डेप्थ में आपने कहीं पर पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये पीआईबी की घटना है और पीआईबी में यही खूबसूरती होती है कि इतना डेप्थ में देती है और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछती है। और जब आपसे क्वेश्चन पूछती है तो लगता है अरे यार, ये तो उसमें बर्नवाल में दिया ही नहीं था, ये तो हमारी जीसी लियोन बुक में दिया ही नहीं था, तो वो गलती होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो चीज़, करंट अफेयर्स अगर आप हमारी क्लास कर रहे हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब कोई मैगजीन नहीं, ट्रेडिशनल ऑलरेडी कवर करा देंगे। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अन्य देशों के मंगल मिशन कौन कौन से हैं? नासा का जैसे परसिवरेंस रोवर है, ठीक है, तियानवेन चाइना का मिशन है, भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन है। क्लियर? तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब आपको एक बात और याद रखनी है जो मैंने अभी प्रीवियस में आपको नहीं बताया। वो क्या बताना था कि इंडिया अपना एक मिशन भेज रहा है स्पेस में 2022 में। उसका क्या नाम है? गगनयान। कई बच्चों को लग रहा होगा सर भूल गए क्या, तो मैं वास्तव में यहाँ पे बताना चाह रहा था। ठीक है, तो गगनयान है। गगनयान क्या है? फर्स्ट ह्यूमन। ह्यूमन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें मैन भी भेजा जा सकता है, वुमेन भी भेजी जा सकती है। और आपको अभी भी पता है कि कल ही परसों में इंडिया की मूल निवासी, ठीक है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भेजी गई हैं स्पेस में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला हमारा यहाँ पे आर्टिकल है तिलावी या तिलारी संरक्षण रिजर्व। आप सोचते होंगे सर ये 2 लैंग्वेज आप क्यों लिख देते हो, तिलावी या तिलारी? तो बात यह है, कई बार इंग्लिश में कुछ और लिखा होता है और हिंदी में ट्रांसलेट करने में उसकी लैंग्वेज और हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों नाम लिख देते हैं। ये वास्तव में महाराष्ट्र में आपसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछेगा कि तिलावी या तिलारी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किंग कोबरा को यहाँ पे पहली बार देखा गया है। ठीक है, किंग कोबरा आपसे क्या होता है, कितनी लंबाई होती है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, अपना घोंसला कितना बड़ा बनाता है, कुछ नहीं पूछेगा। सिंपल ये पूछेगा कि IUCN में किंग कोबरा का स्टेटस क्या है। तो IUCN में सुभेद्य है या कहें कि वल्नरेबल है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी हम आपको जो प्रीलिम्स पैड देते हैं वहाँ पे पैड में हम ऑलरेडी आपको दे देते हैं कि कौन कौन से IUCN में वल्नरेबल हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि संरक्षण रिजर्व कैसे डिक्लेयर होता है? तो संरक्षण रिजर्व वास्तव में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 का है, इसी को जब 2002 में अमेंड किया गया था तब संरक्षण रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया था।
क्लियर। तो संरक्षण रिजर्व किससे रिलेटेड है? वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित किया गया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको करना है नहीं, ये यहाँ इससे नहीं रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगला है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने इनका कई बार हिस्ट्री में नाम सुना होगा बट आप समझ नहीं पाए होंगे। खैर देखते हैं, इनका नाम है सर चैट्यूड शंकरन नारायण। ठीक है, शंकर नारायण आपने हमेशा नाम सुना होगा। चलिए इतना ही काफ़ी है। ये क्या है? इन पर एक बायोपिक बनाने की बात की जा रही है, यानी कि एक मूवी बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, इन पर एक पुस्तक लिखी गई थी, द केस दैट शुक द एम्पायर। ठीक है, तो ये क्या है? द केस दैट शुक द एम्पायर। इस पे, इस बुक को ही बेस बनाकर ये बायोपिक लिखी जाएगी। इंपॉर्टेंट आपसे ये है, एक बार यूपीएससी ने, आपको पता होना चाहिए, रामानुजाचार्य पे, ठीक है, सॉरी आर रामानुजम पे जो मैथमेटिशियन है, उनकी बुक को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये बुक हाल ही में किस व्यक्ति से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि द केस दैट शुक द एम्पायर जो बुक है वो शंकर नारायण से रिलेटेड है। शंकर नारायण कौन? इन्होंने रैले विश्वविद्यालय आयोग जो कि कर्जन के टाइम पीरियड पे स्टैब्लिश किया गया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेंबर थे। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, नाइटहुड की आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट उपाधि थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जब सुधार आए थे यानी कि 1990 में, तो उसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी इन्हें शामिल कराया गया था। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आपने हमारे साथ लास्ट मंथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे आपको बताया था, या कहें मॉडर्न इंडिया जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सैफुद्दीन किचलू जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सत्यपाल जुड़े हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या किया था? सर की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, गांधी जी भी नाराज हो गए थे, अपने मेडल काफ़ी सारे इन्होंने वापस कर दिए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि किसने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया था, तो आप बता सकते हैं शंकर नारायण। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसको कहते हैं हंटर समिति। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की जो पद्धति थी, या कहें महात्मा गांधी का जो आंदोलन करने का जो स्वरूप था, उसके आलोचक थे, यानी कि महात्मा गांधी के समर्थक नहीं थे। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, शंकर नारायण के संदर्भ में इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि त्याग दी। नंबर 2, ये गांधीवादी पद्धति के समर्थक थे। नंबर 3, ठीक है, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी शामिल होकर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आप कहेंगे साहब पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उम्मीद है आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। यूपीएससी ने ये लाइन नहीं दी थी आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण, यूपीएससी ने लाइन दी थी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस इरोजन या आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण क्या होता है। सामान्य तौर पर अगर हम आपको बताना चाहें, जैसे सिंपल सी बात है, अभी आप समझ लीजिए, जैसे प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन है, प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन किसी तरीके से पैसा कमाता है, किसी भी तरीके से। ठीक है, वो क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक, तो प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन जिस लेवल से पैसा कमाता है, जैसे प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन में पैसा आता है, तो ये क्या है? फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तो इसने क्या किया? अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया। किसको शिफ्ट कर दिया? श्री आईएएस को। ठीक है, कि श्री आईएएस को फंड हम करेंगे, श्री आईएएस एकेडमी क्या करे? बच्चों को फ्री में पढ़ाए। अब बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए श्री आईएएस एकेडमी को जब इसने प्रॉफिट शिफ्ट किया, तो इसी को कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। समझ गए कि यहाँ पे भाई ये अपना काम करते हैं, यहाँ पे जो पैसा कमाते हैं इसको फाउंडेशन को दे दिया, तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सरकार इनसे पूछेगी कि आप ये जो वर्क करते हो आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये कहेंगे सर हम वेलफेयर सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, हम फाउंडेशन में पैसा देते हैं और ये फाउंडेशन श्री आईएएस एकेडमी को रन करता है। ठीक है, तो श्री आईएएस एकेडमी और प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन के कारण इस इंस्टीट्यूशन पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, यानी कि ये नो टैक्स हो जाएगा। हालांकि ये हमारा पॉजिटिव वे में है, ध्यान देना,
ये पॉजिटिव वे में। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, इसको निगेटिव वे में यूज करती हैं कि उन्होंने मान लीजिए एक कंपनी इंडिया में ओपन कर ली, एक मालदीव में कर ली और एक उन्होंने स्विट्जरलैंड में कर ली। तो इंडिया में उनको पता है टैक्स देना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी एक पेरेंट कंपनी जहां इंडिया जिससे टैक्स नहीं लेता, जैसे मालदीव से इंडिया टैक्स नहीं लेता है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेता है, तो इन्होंने अपनी एक कंपनी क्या की, मालदीव में स्टेब्लिश कर दी। मालदीव से इन्होंने माल को इंपोर्ट किया और मालदीव में ही एक्सपोर्ट किया। तो मालदीव में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, तो इनको जो यहाँ से कच्चा माल है वो फ्री में मिल जाता है। इससे इनका जो बिजनेस है वो इंडिया में कम्पीट कर पाता है। समझ गए बेसिक तौर पे? नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वैसे समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें मगजमारी आपको नहीं करनी है। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देंगे तो हो सकता है आप इसे और अच्छे से समझ जाएं। ऐसे आप समझिए। ऐसे कैसे? मान लीजिए 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट इन्होंने इंडिया में बनाया, ठीक है। अगर ये इंडिया के अलावा इस 10 रुपये के प्रोडक्ट में इनको 8 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इंडिया के अलावा अगर ये किसी और देश में, यानी कि मालदीव को अगर छोड़ दें, अगर हम स्विट्जरलैंड को छोड़ दें, तो अगर किसी अन्य देश में ये भेजते हैं तो इनकी इस 10 रुपये के गुड पे इनकम टैक्स लग जाएगा 2%, ठीक है। इनकम टैक्स लग जाएगा 100 रुपये के गुड्स पे, मान लो इनकम टैक्स इनका लग जाएगा 2%, ठीक है। तो 2% का मतलब 2 रुपये इनका टैक्स में चला गया इनकम में। तो ये क्या करते हैं कि उन देशों में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्होंने क्या किया, मालदीव को एक्सपोर्ट किया। मालदीव के लिए इनकम टैक्स भारत सरकार नहीं लगाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाएगी। तो मालदीव में जब नहीं लगाया तो ये माल यहाँ पे आ गया, इनको प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 का। अब इन्होंने इस मालदीव से भेज दिया ब्रिटेन में। समझ गए? इंडिया वाले टैक्स लगाएंगे लेकिन मालदीव वाले नहीं लगाएंगे, क्योंकि मालदीव कहता है कि हमारे यहाँ से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मालदीव के यहाँ जब इनकम टैक्स नहीं है तो ये इनको प्रॉफिट कराया। इसी को बोलते हैं बेस इरोजन, मतलब अपना बेस यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर दिए, यहाँ से लाभ को यहाँ स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। तो ये आपको बस समझना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपसे इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पता हो कि ये OECD मेंबर की पहल है जो कि G20 के द्वारा अनुमोदित की गई। आपसे एक बार यही क्वेश्चन पूछा है कि ये जो पहल है किसकी है, क्या IMF की है, क्या WTO की है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये OECD मेंबर कंट्री की एक पहल है जिनको G20 के द्वारा अनुमोदित किया गया है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, होता क्या है लैंग्वेज के हिसाब से, एक ऐसी टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिनके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनियां अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में हस्तांतरित कर देती हैं जहां या तो टैक्स होता है या टैक्स नहीं होता है। क्लियर? इतनी बातें समझ गए। चलिए, आपने कई बार एक चीज़ और देखी होगी, कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो भूमि है उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, उसको इनकम का सोर्स नहीं मानती है, ठीक है। तो कई सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में रेवेन्यू, इनकम रेवेन्यू नहीं पे करना पड़ता, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। हालांकि ये जो रणनीतियां अपनाई जाती हैं टैक्स को बचाने की, इसको ये नहीं कहा जाता कि अवैध हैं या इलीगल हैं, बिल्कुल भी नहीं, इन्हें लीगलाइज ही माना जाता है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर OECD के बारे में बता दो। तो वास्तव में OECD 1961 में गठन किया गया था, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी का मतलब विभिन्न देशों की सरकारें या कहें विभिन्न देश आपस में मिलकर इस संगठन का निर्माण करते हैं, इसलिए अंतर सरकारी कहलाता है। 35 कंट्रीज में मेंबर हैं। क्या इंडिया मेंबर है? नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया OECD का मेंबर है? तो नहीं है। क्या इंडिया OPEC का मेंबर है? तो इंडिया नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया किन किन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है ये चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बात बताएंगे कि कल हमने आपको एक बात बताई थी कि इंडिया फला चीज़ का मेंबर नहीं है, ठीक है। उस काउंसिल का आप नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया किस काउंसिल का मेंबर नहीं है, जिसे हमने कल आपको 5 जुलाई को करंट में कवर कराया था, ठीक है। चलिए,
इंडिया G20 का हालांकि मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए, और यूपीएससी ने 2020 के पेपर में G20 के मेंबर कंट्री पे पूछा है, अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है निपुण भारत मिशन, पीआईबी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साधारण सा मतलब बताइए, निपुण का मतलब क्या होता है? निपुण का मतलब होता है योग्य, योग का मतलब पारंगत, पारंगत का मतलब उस क्षेत्र का महारथी। ये आप समझ गए निपुण का मतलब। चलिए, इसका सामान्य सा अर्थ अगर हम कहें तो निपुण को, निपुण देखो ऐसे लिखा गया निपुण, ठीक है, निपुण। भारत सरकार बड़ी अच्छा आजकल न्यूमोनिक्स बनाती है, तो इन्हीं न्यूमोनिक्स पे आधार पे ये अपनी भाषा शैली को गढ़ती हैं। इसका पूरा मतलब है बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता लाना, यानी कि एक समग्र अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ साथ स्टडी को काफ़ी डायनामिक बनाना और उसको बेस्ट तरीके से पढ़ाना, एग्जाम्पल के माध्यम से, 3D माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट दिखा के, कुछ पिक्चर्स, इमेजेस को उसमें इंसर्ट करके। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों, यहीं पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा, आपको दे देगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे, तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों की बात करता है, यानी कि 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। आपने घर में देखा होगा, कई बड़े स्टैंडर्ड घर में बच्चों के लिए पजल्स लाए जाते हैं, बच्चों के लिए कई सारे क्रिएटिव डायग्राम वगैरह यूज करवाए जाते हैं, उन पजल्स को या उन प्ले को खिलवाया जाता है, लूडो वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनको काउंटिंग वगैरह, लूडो का काम केवल मजाक खेल खेलना नहीं होता है, 1 से लेकर 100 तक गिनती याद करवानी होती है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। मिनिस्ट्री कौन सी है? एजुकेशन मिनिस्ट्री है, आपको अच्छे से पता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इस चीज़ की बात की गई थी। ठीक है, यानी कि उसका पार्ट है। अब आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा, मतलब मैं बता ही देता हूँ आपको क्या पूछना आपसे। 86 अमेंडमेंट हमारे यहाँ हुआ था 2002 में। 86 अमेंडमेंट के तहत हमने एजुकेशन को लेकर 3 रिफॉर्म किए थे। 3 रिफॉर्म हमने कौन कौन से किए थे? पहला रिफॉर्म हमने किया था फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 का को ऐड किया था। फिर हमने इसे डीपीएसपी में आर्टिकल 45 को ऐड किया था। फिर हमने इसे आर्टिकल 51 का में फंडामेंटल ड्यूटी में उपयोग किया था। आपसे साधारण सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्न में से किससे है? प्रस्तावना से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से? तो आप कहेंगे साहब प्रस्तावना से नहीं है, मूल अधिकारों से है, नीति निर्देशक तत्वों से है और मूल कर्तव्यों से है। ठीक है, आप ऐसे बता देंगे। क्लियर? तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। आप ये भी देखिए, देख रहे होंगे हम आपको क्वेश्चन भी बता देते हैं, नॉर्मली कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो इसीलिए डोंट वेरी, बी हैप्पी, श्री IAS एकेडमी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी है। तो उम्मीद है आज का आपको 6 जुलाई 2021 का करंट समझ में आ गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे 7 जुलाई 2021 के करंट के साथ, कुछ नए आर्टिकल, कुछ नई इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।